प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इस विषय को दो भागों में बांटा है। अभी हम चर्चा करेंगे भाग एक पर। आज के मुख्य विषय होंगे चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव की व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत की। आज जब हम इस सेशन को खत्म करेंगे तो इसके अधिगम परिणाम क्या होंगे, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब हम इस पूरे सेशन को खत्म करेंगे तो शिक्षार्थी चुनाव और लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझ पाएंगे, भारत में चुनाव व्यवस्था का वर्णन कर पाएंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विश्लेषण कर पाएंगे और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली का आकलन कर पाएंगे। सवाल यह होता है कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। किसी भी बड़े लोकतंत्र में निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, ये आपको पता है। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इस वजह से चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब हमने बात की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में, तो इसके अंतर को भी समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। जैसे प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता था, और आजकल की अगर हम बात करें तो हमारी स्थानीय सरकारें, खास तौर पर ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। लेकिन जब देश बहुत बड़ा हो और लोगों की जनसंख्या लाखों करोड़ों में हो तो निर्णय लेना प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से व्यावहारिक नहीं होता है। इसलिए जनता के शासन का अर्थ जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में उस देश का संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संदर्भ में विस्तृत नियम काटने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम क्या होते हैं? सबसे पहला, कौन मत देने के योग्य है। दूसरा, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है। तीसरा, चुनाव की देखरेख कौन करेगा और मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। बात लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे अंतिम 2 प्रश्न हैं, उनका लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व से है। अब हम चुनाव के बारे में, संवैधानिक प्रावधान के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। इस छवि को ध्यान से देखिए। भारत और किसी अन्य देश के चुनाव के संबंध में अखबारों की खबरों को काटें और उनको प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, मतदान की योग्यता और चुनाव आयोग की क्या होती है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत में चुनाव की क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में अब हम जानने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और इससे यह तय होता है कि कौन जीतेगा। लेकिन लोगों द्वारा अपनी रुचि व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी गणना की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जिनमें बड़े दलों को बहुत लाभ होता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो छोटे दलों की मदद करती हैं। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं, तो कुछ अन्य नियम अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। तो अब यह समझने की कोशिश करें हम लोग कि ऐसा कैसे होता है। अब ये एक अखबार की कतरन है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। इसका मतलब कि भारत की व्यवस्था ऐसी है जिसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीते। अब कांग्रेस पार्टी का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में
415 सीटें जीती, जो कि कुल सीटों का 80% से भी अधिक है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? नहीं, वास्तव में कांग्रेस को 48% वोट ही मिले, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसी चुनाव में 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से भी कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में चुनाव की एक विशेष विधि है और इस विधि के अनुसार पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो आगे वही जीते प्रणाली या अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है और भारतीय संविधान में इसी विधि को स्वीकार किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें कैसे मिली। आइए एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। इसका कारण यह है कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50 से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से कम वोट मिलते हैं और सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इन वोटों के आधार पर इन प्रत्याशियों को या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। एक उदाहरण लेकर इस बात को समझते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं, तो उस स्थिति में केवल 25% से भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसके आधार पर एक गतिविधि करते हैं। अपनी कक्षा में चुनाव संपन्न कराइए। 4 कक्षा प्रतिनिधियों को चुनिए। चुनाव 2 अलग अलग तरीकों से आप करें। पहला तरीका आप ये अपनाएं कि प्रत्येक छात्र 1 वोट दे सकता है। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे उन्हें चुना जाए। और दूसरा तरीका आप ये अपनाइए कि प्रत्येक छात्र के पास 4 वोट हैं, जिसे वे चाहें एक ही प्रत्याशी को दे दें या उसे अन्य प्रत्याशियों में बांट दें। जिन 4 छात्रों को सबसे अधिक वोट मिले उन्हें चुना जाए। अब देखिए इस व्यवस्था में क्या देखा। इन दोनों तरीके से चुनाव कराने पर क्या वही 4 लोग जीते हैं? यदि नहीं तो क्या फर्क पड़ा और क्यों फर्क पड़ा ये पता लगाइए। अब हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो भारत की व्यवस्था से भिन्न है। अब हम यहां यह समझने की कोशिश करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से, जहां हमने इजराइल का उदाहरण लिया है और हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार से काम करती है और वहां इस प्रणाली को किस तरह से अपनाया गया है। इजराइल की विधायिका, जिसे नेसेट कहते हैं, इसके चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है, जबकि आपको पता है कि भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। लेकिन इजराइल में नेसेट के चुनाव में प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है और मतदाता प्रत्याशियों को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। प्रत्येक पार्टी को जितने वोट उन्हें प्राप्त होते हैं उसी अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। इससे फायदा यह होता है कि कुछ
जो सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियां होती हैं उनको भी विधायिका में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, बशर्ते विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम 3.25% वोट उस छोटी पार्टी को मिलने चाहिए। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। देखिए, कुछ देशों में जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसे देशों में अपनाया गया है, जहां पर पूरे देश को एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। तो इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट करते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। यह बात समझने की है कि मतदाता समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के व्यवस्था में राजनीतिक दलों के लिए वोट करते हैं, प्रत्याशियों के लिए नहीं। एक पार्टी को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। चलिए, अब हम सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, और हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। दूसरी बात कि पहली प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी को वोट करते हैं, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता पार्टी को वोट करते हैं। पहली प्रणाली में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, लेकिन दूसरी प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। एक अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहली प्रणाली में विजयी उम्मीदवार को जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि वोटों का बहुमत अर्थात 50% जोड़ एक वोट मिले, जैसे भारत और ब्रिटेन में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड में। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है, पर भारत जैसे विशाल देश में यह संभव नहीं है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति या चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। साथ ही चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे वो उत्तरदायी भी ठहरा सकते हैं। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है और इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है किसी एक जाति या समुदाय से ही अपना सभी वोट प्राप्त करना चाहते हैं।
सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है और यही दोनों दल बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए या सत्ता प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इस समय हमारा अनुभव कुछ अलग है। जैसे स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मतों से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभरकर सामने आया और इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधन कार्यप्रणाली देखी गई और इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता भी उभरकर सामने आ रही है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय दल प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश का मौका मिला है। इन्हीं कारणों से भारत में इस प्रणाली को स्वीकार किया गया है। अंत में एक गतिविधि करके देखते हैं। यहां एक कार्टून आपको दिख रहा है। इस कार्टून को बड़े ध्यान से देखें। यहां एक व्यक्ति का आपको छवि दिख रहा है जो छोटा है और उसके साथ 4 अन्य व्यक्ति का कार्टून है जिनका फिगर बहुत बड़ा है। तो इस कार्टून को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको यह बताना है कि इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है। यदि आप ये समझ जाते हैं तो आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह हमारे निर्वाचन प्रणाली का परिणाम है। आप जो भी उत्तर देना चाहते हैं तर्क सहित उसको सिद्ध कीजिए। तर्क सहित उसको सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, आज हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व का पहला भाग पढ़ा और हमने समझने की कोशिश की कि चुनाव और लोकतंत्र में क्या संबंध है, किस तरह की चुनाव प्रणाली अपनाई गई है और उसकी सफलता का क्या कारण है। आशा है आपने आज इन चीजों को अच्छी तरह सीखा होगा। मुलाकात होता है अगले सेशन में। धन्यवाद।